नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सच्ची कहानियाँ रोनित के साथ। आइए चलते हैं आज के अनाउंसमेंट की तरफ। कल की हमारी कहानी राक्षस का अस्तित्व में पहला कमेंट करने वाली थी निशा नरवाल जी। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। मेरा नाम राजवीर है और ये बात तब की है जब मैं मात्र 14 साल का हुआ करता था। आज मैंने अपने पिता का पूरा बिजनेस संभाल लिया है। मेरे पिताजी एक बिल्डर हैं जो कि बिल्डिंग्स, हाउसेज और रो हाउस बंगलोज बनाते हैं। ये बात तब की है जब मेरे पिताजी एक नए प्रॉपर्टी की तलाश में थे और वो हमेशा ऐसे प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टीज खोजते थे जिसके आसपास कोई लेक या कोई पुरानी प्रॉपर्टी या फिर कोई ऐसी जगह हो जिसके वजह से या तो उसे विंटेज लुक मिले या तो एकदम मॉडर्न लुक मिले। वो हमेशा कोई ना कोई थीम दिमाग में सोचकर उसी हिसाब से प्रॉपर्टी सोचते और डेवलप करते थे, जिसके वजह से उनका इस बिजनेस में काफ़ी नाम था। इसी चक्कर में वो एक बार एक नए लोकेशन पे एक नए शहर में प्रॉपर्टी देखने के लिए गए थे। उन्हें उस प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीज़ें पसंद आईं और तो और उसी प्रॉपर्टी के पास एक पुराना खंडहर भी था। उन्हें लगा अगर मैं इस खंडहर को थोड़ा और बना दूं तो ये लोकेशन और ज़्यादा विंटेज और खूबसूरत नज़र आने लगेगा। उसी प्रॉपर्टी के पास एक तालाब भी था जो कि एकदम नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ था। उस प्रॉपर्टी के आसपास काफ़ी हरियाली और वो नेचर के पास था। मेरे पिताजी ने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी डेवलप करता हूँ तो नेचर से छेड़छाड़ नहीं करने की वजह से इसकी खूबसूरती देख के ही लोग तुरंत बुकिंग्स कर लेंगे। यही सोचकर पिताजी ने वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बात की। जब उन्होंने वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उस प्रॉपर्टी के ओनर से बात की तो उस प्रॉपर्टी के ओनर के शक्ल पे खुशी से ज़्यादा आश्चर्य नज़र आ रहा था। मैं भी उस समय पिताजी के साथ ही था। साथ ही साथ हमारे साथ जो इंजीनियर भैया होते थे, मैं उन्हें इंजीनियर भैया इसलिए कहता था कि हमारे सारे प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के इंजीनियरिंग के काम वही देखते थे और डिज़ाइनिंग भी वही देखते थे। तो जब हम तीनों, मैं, पिताजी और इंजीनियर भैया, उस प्रॉपर्टी के ओनर के पास गए और पिताजी ने उनसे उस प्रॉपर्टी को खरीदने की बात की तो वो बहुत आश्चर्यचकित होकर उनसे पूछने लगे, क्या आप यहाँ के नहीं हैं क्या? पिताजी ने कहा, नहीं, मैं यहाँ का तो नहीं, लेकिन इस बिजनेस में बहुत पुराना हूँ। हम लोग काफ़ी समय से यही बिजनेस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, तभी लगता है आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा कि आप जो भी सोच रहे हो ऐसी चीज़ें मैंने बहुत सुनी हैं और बहुत देखी हैं। मेरे पिताजी कई लोगों से मिलते थे, कई नई नई लोकेशंस पे जाते थे। कई बार तो ऐसे प्लॉट पे भी रात में भी जाते थे जिस प्लॉट पे ना कोई लाइट, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, एकदम सुनसान एरिया। तो उन्हें इस चीज़ों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। तो इसी चीज़ को लेके मेरे पिताजी ने कहा कि मुझे पता है कि आपको भी कोई ना कोई अंधविश्वास होगा कि उस प्रॉपर्टी पे श्राप है या उस प्रॉपर्टी पे कोई प्रॉब्लम है या वो प्रॉपर्टी हॉन्टेड है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद सब ठीक हो जाता है और वैसे भी मैं पूजा करने के बाद ही कंस्ट्रक्शन शुरू करता हूँ, तो मुझे तो आज तक कोई दिक्कत पेश नहीं आई है। ये सारी बातें सुनकर उस जमीन के मालिक ने मेरे पिताजी से कहा, काश वहाँ कोई श्राप होता या फिर कोई हॉन्टिंग वाला प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा है जो आज तक कोई समझ नहीं पाया और ना ही किसी ने ज़्यादा समझने की कोशिश की, क्योंकि जिसने ये कोशिश की वो जिंदा नहीं बचा। और आप काफ़ी अच्छे इंसान लगते हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि आप जैसे अच्छे इंसान के साथ कुछ भी बुरा हो, इसीलिए मैं एक बार आपको उस जगह के बारे में सारा इतिहास बता देना चाहता हूँ। मेरे पिताजी ने एक लंबी सांस ली। बोला, अगर आपको इस चीज़ में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है तो मुझे वहाँ का इतिहास सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। पिताजी का ऐसा व्यवहार मैंने भी पहली बार देखा था,
लेकिन पता नहीं क्यों वो इस तरीके से बात कर रहे थे जैसे वो नॉर्मली बात नहीं किया करते थे। शायद उन्हें किसी चीज़ की हड़बड़ी थी या उनकी कोई मीटिंग होगी। ये सारी चीज़ों को देखकर उस प्रॉपर्टी के मालिक ने भी कहा, लगता है आपको ज़मीन खरीदने की और प्रॉपर्टी डेवलप करने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। मैं बस आपको वार्निंग देना चाहता था तो मैंने दे दी। हालांकि इस जगह का इतिहास जानने के लिए आपको काफ़ी समय देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगा, मुझे प्रॉपर्टी बेचनी थी जिसको कोई नहीं ले रहा था। आपको प्रॉपर्टी लेनी है तो ठीक है, हम लोग डील कर लेंगे, लेकिन उस प्रॉपर्टी में कोई आम खतरा नहीं, बहुत बड़ा खतरा है। तो अपने पंडित जी से ये ज़रूर बता दीजिएगा कि इस प्रॉपर्टी पे बहुत सारी ताकतों का अलग अलग प्रकोप है, उस हिसाब से कोई अच्छी वाली पूजा करें। उनकी ये सारी बातें सुनकर मेरे पिताजी ने कहा, आप मत घबराइए, मैं अपने पंडित जी को ये सारी बातें ज़रूर बता दूंगा और ये भी कहूँगा कि हो सके तो एक बार आपसे भी मिल लें, जिससे कि उन्हें और अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से पूजा करनी है। बाकी की बात रही कि आप कितना पेमेंट लेंगे और आप कितने तारीख को रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी समझेंगे। अगर आप इसमें भी मुहूर्त वगैरह मानते हैं तो वो भी हमें बता सकते हैं, हम उन चीज़ों के लिए भी तैयार हैं। उस प्रॉपर्टी के मालिक ने एक लंबी सांस ली और कहा, नहीं आप घबराइए मत, उस प्रॉपर्टी को तो मैं अपने से जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी दूर करना चाहता हूँ। इसके लिए मुहूर्त क्या, जिस दिन वो प्रॉपर्टी किसी और ने खरीद ली उसी दिन से मेरा अच्छा मुहूर्त शुरू हो जाएगा। आप घबराइए मत, आपको अपना मुहूर्त दिखवाना है तो दिखवा लीजिए, मेरा मुहूर्त तो उसी पल से अच्छा हो जाएगा जिस पल वो प्रॉपर्टी आपके नाम चली जाएगी। ये चीज़ पिताजी को और हम दोनों को अजीब तो लगी। हालांकि इंजीनियर भैया ने भी पिताजी को समझाने की कोशिश की, लेकिन उस प्रॉपर्टी का आकर्षण इतना ज़्यादा था और वो प्रॉपर्टी थी भी बहुत खूबसूरत, इस वजह से पिताजी इस चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे। फाइनली इस चीज़ के लिए एक डेट फाइनल हो गई और पिताजी ने वो प्रॉपर्टी खरीद ली। उस प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद पिताजी ने इंजीनियर भैया को सर्वे का काम दिया और बोला कि जल्दी से जल्दी सर्वे और डिज़ाइनिंग का काम पूरा करो, ताकि मैं बाकी के परमिशंस वगैरह लेकर तुरंत इस प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन चालू कर सकूं। और ये चीज़ डिज़ाइनिंग में याद रखना कि पुराने किले को या वो जो भी अवशेष है उसको नहीं छूना है, उसको रीबिल्ड करना है इस तरीके से कि उसकी पुरानी खूबसूरती भी बनी रहे और वो एक आकर्षण का केंद्र भी बना रहे। और मैं उसी पुराने मलबे के आसपास ही बच्चों के खेलने का पार्क जैसा कुछ बनाना चाहता हूँ, जिसमें वो लोग किले के अंदर घुसकर छुपकर खेल सकें और थीम पार्क वगैरह टाइप का कुछ, जिसके वजह से उन्हें वहाँ रहते हुए बहुत ज़्यादा मज़ा आए और आम लोगों के लिए वहाँ घूमने के लिए एक उसके इर्द गिर्द एक वॉकिंग पाथ वगैरह कुछ ऐसा कुछ डिज़ाइन करो। ये सारी बातें सुनकर भैया ने नोट कर लिया और वो हमेशा यही करते थे, पिताजी के आइडियाज़ को नोट करके वहाँ के डिज़ाइनिंग के टाइम पे इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही डिज़ाइनिंग करते थे। पिताजी के साथ अच्छे से सारी बातें डिस्कस कर लेने के बाद और अच्छे से सारी बातों को नोट कर लेने के बाद उन्होंने बोला कि राजवीर भी हमारे साथ जाने की जिद कर रहा है, क्या मैं उसे लेके जा सकता हूँ? पिताजी हमेशा मुझे इंजीनियर भैया के साथ जाने दिया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था मुझे बहुत मज़ा आता है किसी भी नए साइट पे सर्वे होते हुए देखने में, बाकी के कामों में। और पिताजी भी कहीं ना कहीं अंदर से ये चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके मैं ये सारे काम समझ लूँ। और साथ ही साथ पिताजी ये भी चाहते थे कि आगे चल के मैं इंजीनियरिंग और कई सारे कोर्स ऐसे करूं जिससे कि मैं ये आसानी से संभाल लूं। इसी वजह से पिताजी ने मुझे तुरंत उनके साथ जाने की अनुमति दे दी और मैं इंजीनियर भैया के साथ निकल पड़ा। हालांकि जहां हम लोग रहते थे वहां से वो साइट काफ़ी दूर था, इसीलिए हम लोगों ने वहीं रुककर 2-3 दिन वहीं पे सर्वे करने के बाद बाकी के प्लान्स तैयार करके वापस आने की प्लानिंग्स की थी। इसी हिसाब से मैंने पिताजी को सब कुछ बता दिया था। मैंने, इंजीनियर भैया ने और कुछ और लोगों ने, हम सभी लोगों ने वहाँ पे जाने के लिए अच्छी तरीके से पैकिंग्स की, वहाँ आसपास किसी होटल और लॉज की खोज की
और उसके बाद हमें वहाँ एक गेस्ट हाउस मिल गया। उसके बाद हम लोग वहीं गेस्ट हाउस में जाके रुके। वहाँ पे जब हम लोगों ने बताया कि हम लोग यहाँ पे काम के लिए आए हैं, तो उन लोगों ने बहुत ही उत्सुकता के साथ ये पूछा कि आप लोग कहाँ पे और क्या काम करने आए हैं। उनको इतना उत्सुक देखने के बाद हम लोगों ने बहुत ही खुशी-खुशी उन लोगों को बताना शुरू किया कि वहाँ जो शहर के बाहर पुराने मलबे वाला जो प्लॉट है, जिस प्लॉट के पास एक लेक है, उसी प्लॉट पे हम लोग कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। वो प्लॉट इनके पिताजी ने, उन्होंने मेरे तरफ इशारा करते हुए बताया कि इनके पिताजी ने खरीद लिया है और वो अब वहाँ पे नया प्रॉपर्टी डेवलप करने वाले हैं। ये बातें सुनते के साथ उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, भाव पूरी तरीके से बदल गए। लग रहा था जैसे कि जो लोग अभी तक बहुत खुश थे, वो अचानक से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, डरे हुए से हैं। वो लोग बोलने लगे, साहब आप वहाँ जाइए आइए, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन वहाँ का कोई पत्थर या कोई भी पुरानी चीज़ इस जगह लेके मत आइएगा, और ना ही हमारे किसी भी इंसान को मदद के लिए वहाँ बुलाइएगा। हमारे यहाँ से कोई भी आदमी आपके मदद के लिए वहाँ नहीं जाएगा। और मुझे जहाँ तक लगता है, अगर आपको वहाँ पे मजदूरों की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इस इलाके का कोई मजदूर आपके साथ काम नहीं करेगा। अगर आपको मजदूर चाहिए होगा, तो या तो आपको आपके साथ शहर से लाना होगा, या तो इस जगह से कहीं दूर से मंगवाना होगा। ये सारी बातें सुनकर हमें जो पहले से खटक रहा था, वो अब और ज़्यादा खटकने लगा था। जब ज़मीन के मालिक ने हम लोगों को ये सारी बातें बोली थी, तो उस टाइम तो पिताजी ने कुछ भी नहीं सुना, लेकिन अब हमारे पास मौका था कि हम लोग इस लॉज के मालिक से कुछ जानकारी ले सकें। तो इंजीनियर भैया ने पूछना शुरू किया, क्या बात है, आप लोग उस ज़मीन से इतना डरते क्यों हैं? वो एक ज़मीन का टुकड़ा ही तो है, आखिर वो ज़मीन आपका क्या बिगाड़ लेगा? जैसे बाकी की ज़मीन है वैसे वो भी एक ज़मीन है। लेकिन इससे वो लोग कन्विंस नहीं हुए। उसके बाद बहुत समझाने और पूछने के बाद भी वो लोग कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हुए। उन लोगों ने कहा, जब आपने ये ज़मीन खरीद ही ली है, तो इसके मालिक ने आपको बाकी की चीज़ें भी बताई होंगी। हम लोग इस बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, इसीलिए हम लोग से मत पूछिए। बाकी आपको किसी भी सेवा की ज़रूरत हो तो हम लोग आवाज़ दे दीजिएगा, हम लोग आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। ये सारी चीज़ों से इंजीनियर भैया थोड़ा परेशान तो हो गए थे, लेकिन हमारे साथ जो बाकी के लोग थे, वो लोग हमें बुलाए और बाहर की तरफ लेके गए। बोले, क्या सर, आप इन लोगों के बात में क्यों पड़ते हैं? जो लोग खुद इतना कंफ्यूज हैं, वो लोग आपको क्या बताएंगे? इस पे इंजीनियर भैया ने पूछा, कंफ्यूज? क्या मतलब कंफ्यूज? उन लोगों ने बोर्ड की तरफ दिखाया। गेस्ट हाउस और लॉज दोनों ही लिखा हुआ था। इस चीज को देख के हम लोग हंसने लगे कि ये गेस्ट हाउस है या लॉज है, और एक जगह पे होटल भी लिखा हुआ था। हम लोगों ने बोला, आज के बाद से जो मर्जी करेगा इसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये गेस्ट हाउस भी है, लॉज भी है और होटल भी है, इसीलिए कोई बात नहीं। सच में ये लोग काफी कंफ्यूज लगते हैं। इस हंसी मजाक के बाद माहौल थोड़ा हल्का हो गया, जिसके बाद हम लोगों ने अगले दिन साइट पे जाने का फैसला किया, क्योंकि उस दिन काफी शाम हो चुकी थी। हम लोग खा पी के शाम को आराम करने चले गए, लेकिन आराम करने से पहले हम लोगों ने टहलने का फैसला किया। तो वॉक करते करते हम लोग उस जमीन के थोड़ा नजदीक तक गए। जब हम लोग वहां तक पहुंचे, हालांकि हम लोग वॉक करते हुए बहुत दूर निकल गए थे, तो हम लोगों को गाड़ी बुलवानी पड़ी वापस जाने के लिए। लेकिन जब हम लोग उस जमीन के काफी नजदीक पहुंचे, तो हम लोगों ने कुछ चीज नोटिस की। जैसे बाकी की जगह पे मौसम उतना ठंडा नहीं था जितना कि उस जमीन के पास। वहां वातावरण बहुत ज्यादा ठंडा था, इतना कि सिहरन पैदा हो जाए, रोए खड़े हो जाएं। इस तरह की ठंडी वहां फील हो रही थी। और साथ ही साथ कहीं और कोहरा नहीं था, वहां कोहरा था, और एक अजीब सी आवाज आ रही थी जो कि हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन वो बहुत ही अजीब और बहुत ही हाई पिच वाली आवाज थी जो कि कानों में चुभ रही थी। लग रहा था जैसे किसी स्टेशन प्रॉब्लम होने पे जैसा फ्रीक्वेंसी आता है, आवाज आता है, उस तरह की कोई आवाज थी।
आखिरकार वहां तक गाड़ी पहुंची और हमें लेकर वापस उस लॉज में पहुंची। उसके बाद लॉज में हम लोग जाकर थक गए थे तो जल्दी से सो गए। अगले दिन सुबह जल्दी जल्दी उठ के और ब्रेकफास्ट करके हम लोग वहां से निकले, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी ये काम पूरा करना था। हम और भैया और बाकी के लोग जब उस प्लॉट पे पहुंचे तो खूबसूरती वहां की देखते ही बन रही थी, क्योंकि वो सुबह सुबह और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। क्योंकि आपको पहले भी बताया मैंने कि वहाँ पे लेक था, नेचुरल ब्यूटी और एक खंडहर और भी बहुत सारी चीज़ें थी देखने लायक। और सुबह सुबह तो वहाँ पे पक्षियों के आने जाने से और भी वातावरण खूबसूरत हो चुका था। ये सारी चीज़ें देख के हमें बहुत खुशी मिली और हमें बहुत पॉजिटिव वाइब्स आने लगी कि यहाँ अगर कंस्ट्रक्शन हुआ तो ये बहुत ही सफल प्रोजेक्ट रहने वाला है, शायद मेरे पिताजी के करियर का सबसे सफल प्रोजेक्ट। ये सारी चीज़ों को देखकर और पिताजी के इंस्ट्रक्शंस को याद रखते हुए इंजीनियर भैया ने ड्राइंग्स और बाकी की चीज़ें बनाना शुरू किया। थोड़ी देर में उनने थोड़ा बहुत चीज़ों को तैयार कर लिया। फिर वो सोचने लगे कि अगर हम लोग इस साइट को थोड़ा सा खुदवा कर देखते हैं तो इससे और बेटर अंदाजा मिलेगा कि यहाँ की मिट्टी कैसी है, जिसके वजह से कंस्ट्रक्शन में किस तरह का मटेरियल यूज करना पड़ेगा। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हमारे साथ जो लोग आए थे उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए कि जल्दी से जाओ और कुछ लोगों को मशीनों के साथ बुला के ले आओ। जो भी पेमेंट्स होगा हम लोग उन्हें ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देंगे, लेकिन हमें सैंपल भी चाहिए और मुझे कुछ गहरा तक खुदवा करके मटेरियल देखना भी है कि कितना गहरा है, कैसा मिट्टी है, टाइट है या सॉफ्ट है। बाकी की जानकारियां जो बेसिक हमें लेनी पड़ती हैं, वो सारी चीज़ों की जानकारी लेने का इंजीनियर भैया ने गाड़ी और मशीनों को मजदूरों के साथ बुलाने के लिए भेजा। जब सभी लोग वहां गए और उन लोगों ने बताया कि उन्हें किस प्लॉट पे काम करवाना है, तो कोई भी आने के लिए तैयार नहीं हुआ। काफी देर इंतजार करने के बाद जब वो लोग वापस आए तो उन लोगों ने बताया, हम लोगों ने पूरे एरिया में ढूंढ लिया, कोई भी इस प्लॉट पे आके काम करने के लिए तैयार नहीं। डबल ट्रिपल कोई भी अमाउंट देने के बाद भी नहीं। किसी से पूछो क्या बात है, कोई बताने के लिए भी तैयार नहीं। आखिर करें तो करें क्या। इंजीनियर भैया ने तुरंत इसका सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने तुरंत फोन लगाया। एक दो जगह फोन लगाने के बाद 1 से 1.5 घंटे में कुछ लोग वहां गाड़ियों के साथ और मशीनों के साथ पहुंच गए। उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स को फोन लगाया था जो आसपास के एरिया में कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। उसके वजह से उन लोगों ने तुरंत अपने मशीनरी और मजदूर उनके पास भेज दिए। उसके बाद सैंपल के लिए खुदाई हुई, सैंपल भेज दिया गया और उसके बाद भैया वहीं पे कुछ कुछ चीज़ों को देखने लगे। सब कुछ देखने के बाद भैया ने बोला कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी सारी चीज़ें मौजूद हैं। पत्थर, मिट्टी और भी जो भी चीज़ लगती है उसमें से 50% तो हमें यहीं से मिल जाएगा। पानी भी भरपूर मात्रा में है, तो पानी की भी कोई कमी नहीं होगी। फाइनली सारा प्लान रेडी हो गया, गवर्नमेंट का अप्रूवल भी आ गया। अब सिर्फ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना था। और आपको पता ही होगा कि कोई भी बड़ा कंस्ट्रक्शन करने के लिए पहले पूजा और उसके बाद एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदना पड़ता है, ताकि उसके बड़े बड़े नींव, पिलर वगैरह सारा बेस तैयार किया जा सके। तो पिताजी ने जैसे कहा था वैसे मुहूर्त निकलवा कर पूजा किया। पूजा करने के बाद हम लोगों ने वहां कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया तो शाम होने से पहले पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया करते थे। एक दिन कंस्ट्रक्शन करते करते गहरी मिट्टी खोदते खोदते एक अजीब सा सामान हमें मिला, जो कि कई सारे कपड़ों के लेयर्स में लपेटा गया था। वो सुराही जैसा कुछ लग रहा था। जब उन चीजों को निकाला गया तो पता चला कि वो इंसानी कंकाल के टुकड़े हैं, या किसी इंसान को जलाकर प्रिजर्व करने के लिए शायद उसके हड्डियों को ऐसे रखा गया है, या पता नहीं क्या। और वो जो सुराही लग रहा था वो काफी महंगा मेटल का बना हुआ एक कलश जैसा था, जिसमें कि वो सारी चीजें रखी गई थी। हमें लगा हो सकता है जिसका ये पुराना खंडहर हो
उसी ने ये सारी चीजें यहाँ दफनाई हों। उसके बाद उन सारी चीजों को निकाला गया, पंडित जी को बुलाया गया, पूछा गया ये क्या है। पंडित जी ने कहा जैसा कि ये पुराना लग रहा है, मुझे भी अपने गुरु जी से पूछना पड़ेगा इन चीजों का क्या करना है। तब तक आप इसे साइड पे ही कहीं कोने में रखवा दीजिए जिसे कोई हाथ न लगाए। इतना करने के बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया गया। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के बाद थोड़ी देर बाद एक और कलश उसी तरीके का निकला और उसे ना खोलने का फैसला किया गया, क्योंकि सभी को लगा कि उसके अंदर भी ऐसे ही कोई चीजें मिलेंगी। ऐसे करते करते 3 कलश मिले और उन तीनों कलश को साइड में रख दिया गया। पंडित जी ने कहा अगर यहाँ पे 3 कलश मिले हैं तो मुझे तो अब अपने गुरुजी को बुलाना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे गुरुजी अभी बाहर गए हुए हैं तो उन्हें आने में कम से कम 2-3 दिन का टाइम लग जाएगा। तब तक आप अपना कंस्ट्रक्शन अपने रफ्तार में जारी रखिए, बाकी मैं इस एरिया का शुद्धि कर देता हूँ। पंडित जी ने उस एरिया की शुद्धि की और कंस्ट्रक्शन वापस से स्टार्ट किया गया। लेकिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होते के साथ मशीनें खराब होने लगी, मजदूरों की तबीयत बिगड़ने लगी, सभी लोग बहुत बेचैन होने लगे। वहां का वातावरण बहुत भारी हो चुका था, लग रहा था जैसे कोई सांस भी नहीं ले पा रहा है। धीरे धीरे स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि लोगों को वहां से तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ा। कुछ लोग वहां पे काम करने से डरने लगे। धीरे धीरे वहां का माहौल इतना डरावना हो गया कि हमें पिताजी को फोन करना पड़ा कि पिताजी यहाँ ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, 3 कलश निकले हैं, पंडित जी यही हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अब जब तक शुद्धि नहीं होगी तब तक यहाँ पे कुछ किया नहीं जा सकता। पिताजी ने तुरंत कहा तो पंडित जी से शुद्धि करा लो। इस चीज पे हम लोगों ने बोला पंडित जी ने अपने तरफ से जो कर सकते थे कर लिया, अब सिर्फ उनके गुरुजी ही आकर के कुछ कर सकते हैं। ये सारी चीजें सुनकर पिताजी ने कहा ठीक है, मैं तुरंत पहुंचता हूँ। तो जितना समय पिताजी को पहुंचने में लगने वाला था तब तक हम लोग वहां रुकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां रुकना बहुत मुश्किल होते जा रहा था। तो हम लोग उस जगह से थोड़ी दूर पे जाके बैठ गए, एक मंदिर के परिसर के अंदर। वहां काफी अच्छा फील हो रहा था। पिताजी आए, उन्होंने हमें फोन लगाया, पता चला कि हम लोग मंदिर में बैठे हुए हैं। उन लोगों ने हमें बोला कि आप तुरंत वहां पहुंचिए, मालिक वहां पहुंच गए हैं। हम लोग वहां पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो पिताजी ने भी बोला, जबकि पिताजी ये सारी चीजें मानते नहीं थे और ना ही उन्होंने कुछ देखा था अभी तक। पिताजी ने भी कहा कि अब यहाँ पे उतना पॉजिटिव फील नहीं हो रहा जैसा मुझे पहले फील हो रहा था। आखिर ऐसा हो कैसे रहा है? तो हम लोगों ने उन्हें तीनों कलश को दिखाया। जब पिताजी ने तीनों कलश को देखा तो उन्होंने कहा कि इन तीनों कलश से बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, क्यों ना इन्हें हम वापस दफना दें कहीं और, किसी और जगह पे, जिस जगह कंस्ट्रक्शन के दौरान हम लोग छुएंगे नहीं। इस पे पंडित जी ने कहा कि अगर इसे बाहर निकाला गया है तो इसे दफनाने के समय बहुत सारे तंत्र मंत्र किए गए होंगे या कुछ ना कुछ ऐसा किया गया होगा जिसके वजह से ये शक्ति इस जमीन पे हावी ना हो। लेकिन जब हम लोगों ने इसे निकाला तो वो ताकत, जिस शक्ति ने जिस प्रोसेस से, जिस तरीके से, जिस शुद्धि से, जिस सिद्धि से इसे कलशों को दफनाया होगा, वो उसी टाइम बर्बाद हो गया। अब जब तक वापस से कोई सिद्ध पुरुष इसे सिद्ध करके और पवित्र करके कुछ प्रोसेस करके नहीं दफनाएगा तब तक ये चीजें नॉर्मल नहीं होंगी। अगर आप इसे कहीं भी दफना देते हैं तो समझ लीजिए कि आपने एक बम है जिसे ऑन कर दिया और ऑन करके जमीन के अंदर दफना दिया, जिसके वजह से ये मत समझिए वो फटेगा नहीं। तो ये अब एक टाइम बम की तरह है, आप इसे कहीं भी दफना दीजिए ये फटेगा ही, इसका नुकसान लोगों को पहुंचेगा ही। हालांकि इन सारी चीजों से पिताजी घबराए नहीं। उन्होंने दूसरे मशीनें, दूसरे मजदूरों को बुलवाया, फिर से कोशिश की, लेकिन फिर से वही हुआ। फिर से मशीनें खराब हो गई, मजदूरों की तबीयत बिगड़ गई, बार बार यही हुआ। उस दिन पिताजी ने कम से कम 3 से 4 बार ये कोशिशें की कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया जाए, लेकिन बार बार ये होने के बाद पिताजी को भी भरोसा हो गया कि ये कोई मामूली कलश नहीं है, जरूर इनसे कोई इतिहास जुड़ा हुआ है जो कि बहुत दर्दनाक या डरावना हो सकता है। काफी पता करने के बाद पता चला
कि पंडित जी के गुरुजी जहाँ पे गए हैं वहाँ अगर पर्सनली पिताजी कोई गाड़ी भेज दें तो पंडित जी के गुरुजी जल्दी आ सकते हैं। यही किया पिताजी ने। पिताजी ने तुरंत अपनी एक गाड़ी गुरुजी को लाने के लिए भेजी और उन्हें फ़ोन भी कर दिया कि गुरुजी यहाँ बहुत इमरजेंसी आन पड़ी है, आपके बिना कुछ ठीक नहीं हो सकता, इसीलिए आपको जल्द से जल्द आना पड़ेगा। गुरुजी ने भी उनकी बात सुनी और बोला कि जैसे ही आपकी गाड़ी यहाँ पहुँचती है मैं तुरंत यहाँ से प्रस्थान कर जाऊँगा। उसके बाद पिताजी बहुत व्याकुल हो गए। पिताजी जब वहाँ के लॉज में रुकने गए तो हम लोग सभी वहाँ पहुँचे। पता चला कि ऐसी ऐसी बातें हो गई हैं। लॉज वाले पूरी तरीके से डर चुके थे। उन लोगों ने कहा हम लोग इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकते, हाँ लेकिन आपने ये ज़मीन जिससे खरीदी है वहाँ ज़रूर जाइएगा, उनके पास उस ज़मीन की पूरी इतिहास पड़ी हुई है। वो आपको डिटेल में बताएंगे कि वहाँ क्या हुआ था और किस चीज़ के वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलने पड़ रहे हैं। गुरुजी पहुँचे अगले दिन। जब गुरुजी अगले दिन आए तो उनके साथ सबसे पहले बातचीत शुरू हुई। बातचीत होने के बाद गुरुजी ने भी कहा कि हाँ हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि वहाँ ये सब क्यों हो रहा है और वो तीनों कलश किनके हैं, उनके अंदर किनकी अस्थियां हैं या हड्डियां हैं। ये सब चीज़ जानने के लिए हमें उन्हीं लैंडलॉर्ड या ज़मीन के मालिक के पास जाना पड़ेगा। तो पिताजी ने हामी भर दी और हम लोग सभी लोग पिताजी के साथ उन्हीं ज़मीन के मालिक के पास पहुँचे। उन्होंने हमें देखकर ज़्यादा आश्चर्य नहीं किया क्योंकि लग रहा था जैसे वो इंतज़ार ही कर रहे थे कि आज नहीं तो कल हम लोग ज़रूर आएंगे। उन्होंने हमारा अच्छे से स्वागत किया और कहा क्या बात है, घमंड टूट गया, हो गया सच्चाई का दर्शन। मुझे पता था आप लोग ज़रूर आएंगे, हाँ लेकिन इतनी जल्दी आएंगे ये नहीं पता था। अब क्या कर दिया आप लोगों ने। ये सारी बातें सुनकर इंजीनियर भैया ने तुरंत सारी बातें बताना शुरू किया। सारी बातें सुनने के बाद जमीन के मालिक ने सिर पकड़ लिया और कहा मैं तो जमीन पे काम करवाने से भी डर रहा था, आप लोगों ने तो तीनों कलश ही बाहर निकाल दिए। आप लोगों को पता भी है कि वो तीनों कलश किनके हैं। इस पे बाकी लोगों को तो कुछ पता नहीं था। तो सभी ने बोला नहीं हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि ये तीनों कलश किनके हैं। ये सारी बातें बोलने से पहले उन्होंने बोला पहले ये बताइए कि दो कलश एक साथ होंगे और एक कलश उनसे काफी दूर। इस बात पे पिताजी इंजीनियर भैया की शक्ल देखने लगे। इस पे इंजीनियर भैया ने हामी भर दी कि हाँ जैसा कि ये कह रहे हैं वैसा ही है। इससे और ज्यादा क्लियर हो गया कि जमीन के मालिक को उन तीनों कलश के बारे में अच्छी तरीके से पता है। इस पे गुरुजी ने बोला कृपया पहेली ना बुझाइए और जल्दी बताइए, हमें इस चीज का निवारण भी करना है। उन्होंने कहा आप ज्ञानी होंगे, आप निवारण भी कर सकते होंगे, इसीलिए शायद आप यहाँ आज आए हैं ताकि हम सभी को इस चीज से बचा सके हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन इसके लिए आपको इतिहास जानना पड़ेगा। इसके लिए आपको मैं सारा इतिहास अच्छे से बताता हूँ। फिर उन्होंने अंदर से अपने नौकर के थ्रू एक बहुत पुरानी पुस्तक मंगवाई और उस पुस्तक में पढ़ के बताना शुरू किया कि आज से कई सौ वर्ष पूर्व यहाँ पे जिस राजा की राजधानी हुआ करती थी, राज्य हुआ करता था, उसी राजा की एक बहुत खूबसूरत बेटी थी और उनका एक बेटा भी था। बेटी छोटी थी और बेटा बड़ा। छोटी इस उम्र की थी कि अब उसकी शादी हो जानी चाहिए। बेटे की शादी हो चुकी थी, लेकिन उन्हीं के राज्य में एक मामूली सा इंसान था जो कि काफी दिमाग से तेज था और उनके दरबार में आना जाना भी था। अपने कई सारे गणित के हिसाब और कई सारी चीजों को करवाने के लिए राजा साहब उस लड़के को हमेशा अपने दरबार में बुलाया करते थे। धीरे धीरे राजकुमारी को उस लड़के से प्रेम हो गया और ये चीज राजघराने वालों को कहाँ बर्दाश्त होने वाली थी। उसके बाद इस चीज से शर्मिंदा होकर उस लड़के को सजा दे दिया गया और उसे कालकोठरी में बंद कर दिया गया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह लड़का ही सिर्फ गलत है। लेकिन जब राजकुमारी घर की मर्यादा को ताक पे रखकर उसे
कालकोठरी में मिलने चली गई, जिससे कि सभी को, सिपाहियों को, जनता को, सभी को ये पता चल गया कि राजकुमारी भी उनसे प्यार करती है। तो राजा जी को लगा जैसे उनकी इज्जत आबरू लुट चुकी है। इस चीज को देखते हुए राजकुमारी के भाई को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने दोनों को बहला फुसलाकर एक जगह लेके गए और ले जाकर के उन दोनों को मारकर जला दिया। जलाने के बाद उनके अवशेषों को वहीं दबा दिया। उसके बाद वो चुपचाप घर चला आया। जब वो घर चला आया और अपने पिताजी को बताया, तो पिताजी को पहले तो ये चीज अच्छी ना लगी, लेकिन उन्हें लगा इज्जत बचाने के लिए यही ठीक है। लेकिन राजकुमारी और उसके प्रेमी की आत्मा अब इनके राजपाट पे भूतों की तरह मंडराने लगी थी। इनका राजपाट धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। इन लोगों की बर्बादी शुरू हो चुकी थी। रोज कुछ ना कुछ हानि होना और किसी ना किसी की मौत। इसके वजह से परेशान होकर एक दिन राजा जी के भी जान निकल गई और राजा जी मरते वक्त बोले, मुझे उन दोनों के आसपास ही दफनाना, ताकि मैं उन दोनों पे नजर रख सकूं और उन दोनों को कंट्रोल कर सकूं और सभी को एक मटके में डालना। इस हिसाब से वहां के राजपुरोहित ने तंत्र मंत्र करके राजा जी को उनसे थोड़ी दूर और उन दोनों को, ताकि दोनों शांत रहें, उन दोनों को अलग अलग मटकों में एक ही साथ दफनाया। इसके बाद उन्होंने पूजा पाठ करके सभी चीजों को शांत किया। लेकिन उन तीनों को दफनाने के बावजूद कभी ना कभी कभी इनकी ताकत उस जगह पे हावी हो जाती थी और कभी राजा जी की। राजा जी कोशिश करते थे कि वो दोनों अलग हो जाएं और वो दोनों कोशिश करते थे कि वो दोनों साथ रहें। तो अगर कोई उन दोनों की इच्छा पूरा करे तो राजा जी गुस्सा हो जाएंगे और उनका प्रकोप बरसेगा, और कोई राजा जी की इच्छा पूरा करे तो इन दोनों का प्रकोप बरसेगा। इस वजह से कोई भी इस चीज का निवारण नहीं कर पाता था और उस जगह को वैसे का वैसा ही छोड़ना पड़ता था। लेकिन अब अगर तीनों मटके बाहर निकल चुके हैं तो शायद अब कुछ किया जा सकता है। ये सारी बातें सुनकर पुरोहित जी समझ गए कि उन्हें क्या करना है। फिर पुरोहित जी ने कुछ तंत्र मंत्र किए और पुरोहित जी ने राजा जी को उसी स्थान पे, उस स्थान के राजा की तरह दफना दिया और उनके आत्मा के मुक्ति के लिए पूजा पाठ कर दिया। उसके बाद कहा, आज से ठीक 13वें दिन पे राजा जी के अस्थियों को विसर्जित कर दिया जाए और इन दोनों के भी अस्थियों को अलग तरीके से, जैसे एक जोड़े को विदाई देते हैं, उसी तरीके से दोनों को अच्छी तरीके से विदाई दी जाएगी। 13वें दिन पे सभी कलशों को वापस निकाल करके और सभी के मुक्ति के लिए पिंडदान वगैरह सब कुछ करने के बाद अच्छी तरीके से सभी के सारे कर्म कांड किए जाएंगे। वैसा ही हुआ। 13 दिन के लिए काम को रोक दिया गया और पहले इन सारी चीजों का निवारण किया गया। ज्ञानी थे वो, बहुत ज्यादा ज्ञानी। गुरु जी ने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए सभी आत्माओं को मुक्ति दिलवा दी। हालांकि आज भी कभी कभी उन प्रेमी जोड़ों को वहां देखा जाता है, लेकिन कहा यह जाता है कि अब वो दोनों खुश हैं। लेकिन उस जगह पे कंस्ट्रक्शन रोकना ही पड़ा, क्योंकि उस जगह को डिस्टर्ब करना ठीक न था। पिताजी को इससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि पिताजी के और भी कई सारे साइट्स पे काम चल रहे थे। हाँ, लेकिन खुशी इस बात की है कि आज भी वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वहां किसी को घुसना अलाउड नहीं है। इस वजह से वो दोनों आराम से वहां रह सकते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती और राजा जी को मुक्ति मिल चुकी है। खैर, आज की कहानी में बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कल फिर लौटेंगे इससे भी अच्छी अच्छी कहानियों के साथ। हमारे प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।